नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में मेरे सभी एस्ट्रो फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप मेरी नवांश चार्ट सीरीज यदि फॉलो कर रहे हैं तो मैं प्रीवियस 3 वीडियोस में कई सारी बातें मैंने बताई थी कि हमें नवांश चार्ट को के बेसिस पर आपके D1 चार्ट को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए और किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ को हम किस तरीके से नवांश चार्ट से डिसाइड कर सकते हैं। उसमें कई सारे मैंने कंसेप्ट बताए थे। अब आगे मैं आज इससे रिलेटेड और बातें बताने वाला हूँ। अब मेरी पूरी सीरीज को देखिए, ज़रूर आपको बहुत एडवांटेज होने वाला है। यहाँ पर अब मैं बात करने वाला हूँ नवांश चार्ट से रिलेटेड। हम नवांश चार्ट को एज ए सप्लीमेंट्री चार्ट भी लेके चल सकते हैं। यदि आप राशि चार्ट को बॉडी बोलते हैं तो हमारा नवांश चार्ट इंडिपेंडेंट या उसका कारक होता है, बॉडी के वर्क्स को, डे टू डे वर्क को कंट्रोल करता है आपका नवांश चार्ट। जनरली नवांश चार्ट को हम मैरिज के लिए भी एनालाइज करते हैं। जैसे सभी डिविजनल चार्ट अलग अलग कामों के लिए होते हैं, तो मैरिज के लिए स्पेसिफिकली नवांश चार्ट को एनालाइज किया जा सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये केवल मैरिज के ही काम आता है। आपके D1 चार्ट की हर एक प्लेनेट की स्ट्रेंथ आप तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आपके हाथ में नवांश चार्ट नहीं है। यदि हम बर्थ चार्ट को अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस कहें, मून चार्ट इज योर मेंटल स्ट्रेंथ, देन नवांश चार्ट इज द हिडन फोर्स और द डेस्टिनी दैट डिसाइड द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स। नवांश चार्ट के बेस पे हमें पता चलेगा कि हमारे एफर्ट्स का क्या रिजल्ट आने वाला है। एज पर कार्मिक थ्योरी, बर्थ चार्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ संचित कर्मा जो हम पूर्व जन्म से लेके आए हैं। अब उन संचित कर्मों में से कितने कर्म को हम इस जीवन में भोगेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं प्रारब्ध, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द नवांश चार्ट। सो द पोर्शन ऑफ टोटल कर्मास विच यू आर टू फेस इन दिस लाइफ इज शोन बाय द नवांश चार्ट। अब इनके डिटीज होते हैं अलग अलग नवांश के। देयर आर 3 लॉर्ड्स ऑफ द नवांशा। These are देवा, नर एंड राक्षस। देव, नर और राक्षस जिसे हम बोलते हैं। प्लेनेट इन मूवेबल नवांश मतलब 1, 4, 7, 10 वो देवा होगा। इन फिक्स नवांश वो आपका नर होगा एंड इन ड्यूल नवांश इट विल बी राक्षस। यदि कोई भी प्लेनेट देव नवांश के अंदर आ गया, मूवेबल साइन के अंदर आ गया, तो वो काम एंड कंपोज होगा, पायस होगा नेचर में और अच्छे शुभ फल ही देगा। यदि वो आपका ह्यूमन नवांश के अंदर आ गया, मीन्स फिक्स साइन के अंदर आ गया आपका 2, 5, 8, 11, तो इज द नेक्स्ट बेस्ट टू दे। प्रैक्टिकल होगा एंड डाउन टू अर्थ पर्सन होगा। और यदि कोई भी प्लेनेट चला जाता है इन राक्षस नवांश, देन ही कैन बी ए रैश एंड समटाइम्स इवन वायलेंट पर्सन। तो डीटीज का हम एप्लीकेशन लेटर ऑन देखेंगे। अभी D9 चार्ट में हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है देखते टाइम, D1 से D9 चार्ट को हमने देखा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है बहुत सारे लोगों के पास में। अलग अलग आपके लोग अलग अलग बातें बताते हैं, मगर ये सारी चीज़ें वेरीफाइड हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद यहाँ पर डिसाइड की हुई है, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। जब भी हम D1 और D9 चार्ट को कंपेयर करते हैं तो हमें डाउट्स होते हैं कि एक्सॉल्टेड है D1 में और D9 में नहीं है तो क्या होगा, D1 में डेबिलिटेटेड है और D9 में वो एक्सॉल्टेड हो जाएगा तो क्या होगा, ऑन साइन में चला जाएगा तो क्या होगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मैं अभी देने वाला हूँ। सबसे पहले आता है प्लेनेट एक्सॉल्टेड इन नवांश चार्ट। यदि नवांश चार्ट में वो एक्सॉल्टेड है तो इट इज कंसिडर्ड बेस्ट इवन व्हेन इट इज डेबिलिटेटेड इन बर्थ चार्ट। तो जैसे ही आपने बर्थ चार्ट देखा, उसमें प्लेनेट को डेबिलिटेटेड देखा और उसको हम गाली देना शुरू कर देते हैं, नीच का हो गया जी, ये हमारा काम बिगाड़ देगा, दशा अंतर दशा खराब जाएगी। मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपने जब भी डेबिलिटेड प्लेनेट D1 चार्ट में देखना है तो आज के बाद आप उसका नवांश चार्ट खोल के जरूर देखेंगे। यदि नवांश चार्ट के अंदर वो एक्सॉल्टेड हो गया तो आप समझ जाइए कि वो एक्सॉल्टेड की तरह ही आपको रिजल्ट देने वाला है। सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, हम फिर क्या करते हैं,
उसको D1 चार्ट के अंदर हमने एक्सोल्टेड देखा और एक्सोल्टेड देखते ही हम रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनी प्लेनेट डेबिलिटेटेड इन नवांस गिव्स बैड रिजल्ट इवन व्हेन इट इज एक्सोल्टेड इन बर्थ चार्ट। तो जब भी बर्थ चार्ट में प्लेनेट एक्सोल्टेड हो तो इमीडिएटली ढूंढिए कि उसके नवांश चार्ट में वो क्या है। यदि नवांश चार्ट में वो प्लेनेट डेबिलिटेटेड हो जाता है तो समझ लीजिए वो उसके एक्सोल्टेशन का कोई यूज नहीं है D1 चार्ट में। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हर जगह कंफ्यूजन है, कोई क्लियर आंसर देता नहीं है। ये मैं आपको क्लियर आंसर बता रहा हूँ कि आप कभी भी D1 चार्ट पर बेस्ड प्रेडिक्शन देना बंद करें। जब भी D1 चार्ट में आपने कोई डेबिलिटेड प्लेनेट देखा, इमीडिएटली आप D9 चार्ट उठाइए, वहां पे यदि वो एक्सोल्टेड होता है, ऐसा बहुत ज्यादा केसेस में होता है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा। और D1 चार्ट में वो एक्सोल्टेड है मगर D9 चार्ट में वो डेबिलिटेड हो गया तो वो आपको खराब रिजल्ट ही देगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप इस D1 चार्ट में एक्सोल्टेड और डेबिलिटेशन का इससे मीनिंग पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब दोनों जगह एक्सोल्टेड है तब तो वो अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा, दोनों जगह डेबिलिटेड है तब अच्छे रिजल्ट देगा। अब तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं मैं। ए वर्गोत्तम प्लेनेट इज स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट होता है, एज स्ट्रोंगर एज एक्सोल्टेड इन बोथ। माइंड माई सेंटेंस, एज स्ट्रोंगर एज एक्सोल्टेड इन बोथ चार्ट, it gives name and fame. Even a debilitated Vargotham planet gives wealth and fame, but with some problems like health or mental tension. तो डेबिलिटेटेड यदि प्लेनेट भी वर्गोत्तम है तो भी वो आपको वेल्थ और फेम देगा, ऑल्दो वो कुछ डिजीज भी देगा, मगर वो बहुत बेटर रिजल्ट देने वाला है। जो हम डेबिलिटेशन के बेस पे उसके रिजल्ट को हम बताते हैं खराब, उतने खराब रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। कोई भी प्लेनेट यदि बेनिफिक्स के साइन में हो, बेनिफिक्स के साइन में कोई भी प्लेनेट चला जाएगा तो वो आपके गुड रिजल्ट या स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। प्लेनेट जब भी नवांशा के अंदर केंद्रीय ट्राइन को ऑक्यूपाई करता है, केंद्र एंड ट्राइन ऑफ द बर्थ चार्ट, ए प्लेनेट इन नवांशा ऑक्यूपाइंग द साइन ऑफ केंद्र ट्राइन ऑफ बर्थ चार्ट आर ऑस्पिशियस। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये नवांश चार्ट के केंद्र और ट्राइन की बात नहीं कर रहा है, आपके D1 चार्ट के अंदर जो केंद्र और ट्राइन के साइन है, D1 चार्ट के अंदर केंद्र और ट्राइन के साइन है। लाइक यहाँ पे देखिए D1 चार्ट के अंदर केंद्र और ट्राइन के साइन 8 और 12 हैं, तो वो यदि D9 चार्ट में उन साइन के अंदर कोई भी प्लेनेट होता है तो वो आपके अच्छे रिजल्ट देगा, ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा। तो D1 चार्ट के केंद्र और ट्राइन के साइन आपको देख के रखने हैं, और यदि D9 चार्ट में उसमें कोई भी प्लेनेट आ जाता है तो इट विल गिव बेटर रिजल्ट्स। इसके बाद नवांश को फिर क्लासिफाई किया हुआ है दृढ़, दृढ़, अदृढ़ एंड अदृढ़। फिक्स साइन इन नवांश और दृढ़, नवांश में जो भी फिक्स साइन होते हैं वो दृढ़ होते हैं। ड्यूल दृढ़ होते हैं एंड मूवेबल और अदृढ़ होते हैं। इनका मतलब क्या होता है? द प्रारब्ध सिग्निफाइड बाई दृढ़, जो भी दृढ़ प्लेनेट होते हैं उनके प्रारब्ध को आप चेंज नहीं कर सकते। दृढ़ प्लेनेट के सिग्निफिकेशन को चेंज करने की कोशिश कर सकते हो, और जो मूवेबल साइन में होते हैं वो अदृढ़ होते हैं, उनके सिग्निफिकेशंस को आप चेंज कर सकते हो बाई एफर्ट। तो दृढ़, दृढ़ और अदृढ़ तीन तरीके के नवांश आपके क्लासिफाइड है। उसमें दृढ़ के अंदर आता है फिक्स, दृढ़ के अंदर आता है आपका ड्यूल, और आपका अदृढ़ के अंदर आता है मूवेबल। तो मूवेबल से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को हम चेंज कर सकते हैं, बाकी को हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि नवांश चार्ट में D9 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये आपका इट इज ए स्पेसिफिक चार्ट फॉर मैरिज एंड मैरिज रिलेटेड मैटर्स। इट कैन बी सीन इंडिपेंडेंटली फॉर एनालाइजिंग मैरिज ऑफ ए पर्सन। यदि आपके पास कोई भी पर्सन आता है और उससे मैरिज से रिलेटेड कोई भी बात करने आता है तो आप D9 चार्ट को अकेले भी देख सकते हो।
D9 चार्ट को देखने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों को देखना है? सबसे पहले आपका लग्न ऑफ D9 चार्ट, स्ट्रॉन्ग लग्न एंड स्ट्रॉन्ग लग्न लॉर्ड गिव्स मैरिज। तो सबसे पहले हम देखेंगे लग्न और लग्न लॉर्ड। अब बहुत सारे लोगों को यही इश्यू होता है कि देखने से क्या मतलब है। आपको लग्न देखना है, लग्न देखने का मतलब उसके अंदर कौन से तो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उन्हें कौन से प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, और उनके दोनों तरफ कोई प्लैनेट तो नहीं बैठे हुए हैं, उस बेसिस पे हम लग्न को डिसाइड करेंगे। लग्न की कोई पोजीशन तो होगी नहीं, वो तो फर्स्ट हाउस ही होगा, इसलिए पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। अब लग्न लॉर्ड को जब देखना है तो लग्न लॉर्ड के लिए उसका प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, कंजंक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, और उसके आसपास के हाउसेस को भी आपने देखना है। तो यदि लग्न और लग्न लॉर्ड D9 का स्ट्रॉन्ग है तो आप उसकी अच्छी मैरिज प्रेडिक्ट कर देंगे। किसी भी चार्ट को आपने देखना है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लग्न। लग्न के बाद हम दूसरी जगह पर जाएंगे, क्योंकि लग्न सेल्फ होता है, और यदि सेल्फ स्ट्रॉन्ग है तो बाकी चीजों को वो कवर कर जाता है यदि वीक भी हो। दूसरी चीज देखनी है हमने, वेल्थ एंड स्पीच इन मैरिज। यदि आपको मैरिज के अंदर देखना है किस तरीके की बातचीत होगी, किस तरीके की वेल्थ होगी, तो वो D9 चार्ट का हम सेकंड हाउस देखते हैं। यदि आपने मैरिज से रिलेटेड वेल्थ और स्पीच आपस में एक दूसरों के बीच में बात किस तरह की होगी, तो हम D9 चार्ट का सेकंड हाउस देखेंगे। थर्ड हाउस हम देखेंगे एफर्ट फॉर टू कीप द मैरिज गोइंग। किस तरीके के हम प्रयास करने वाले हैं मैरिज को अच्छे से जाने के लिए, उसके लिए हम थर्ड हाउस देखेंगे। फोर्थ हाउस देखा जाता है फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द मैरिड लाइफ। अब आपसे कोई भी आता है कि भाई हमारी मैरिड लाइफ कैसे जाएगी, तो आपने नेटिव का D9 का फोर्थ हाउस चेक करना है। यदि D9 का फोर्थ हाउस अच्छा है, अच्छे का मतलब उसका लॉर्ड अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, अच्छे का मतलब वो आपका खुद का प्लेसमेंट अच्छा है, तो इन दैट केस हम हैप्पी मैरिड लाइफ डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ऑफ मैरिज देखी जाती है फिफ्थ हाउस से। इंटेलिजेंस ऑफ मैरिज का मतलब दोनों लोग उस मैरिज को आगे ले जाने में किस तरीके के एफर्ट कर रहे हैं, कितना इंटेलिजेंटली वो अपनी लाइफ को दोनों कोऑपरेट करके आगे बढ़ा रहे हैं, वो हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। एंड कन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड इन मैरिज। आप जब भी D9 चार्ट का सिक्स हाउस देखते हैं, वो कन्फ्लिक्ट को शो करता है, कोर्ट केसेस को शो करता है। तो यदि वो एफ्लिक्टेड है बैडली, तो आप बताएंगे कि मैरिज के अंदर कन्फ्लिक्शन हो सकता है। एवरीथिंग अबाउट द मैरिड पार्टनर, जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा, वो हम सेवेंथ हाउस से देखेंगे। एट्थ हाउस से लॉन्जेविटी या लॉन्गेविटी ऑफ मैरिज देखी जाती है। एक्सीडेंट एंड सडन हैपनिंग, सीक्रेट रिलेशंस आउटसाइड द मैरिज, यदि आपको देखने एट्थ हाउस से। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मुझे ऐसा डाउट है कि मेरे हस्बैंड का किसी के साथ रिलेशन है, या वाइफ का किसी के साथ रिलेशन है, या कोई रिलेशन तो नहीं है, सीक्रेट मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है। तो आप उसका एट्थ हाउस नेटिव का देखेंगे। कितनी लंबी मैरिज चलेगी उसके लिए भी एट्थ हाउस देखेंगे। यदि दो लोगों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिवोर्स की सिचुएशन आ रही है, तो आप सिक्स्थ और एट्थ हाउस को देख लीजिए, आपको काफ़ी हद तक अंदाजा लग जाएगा। रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ मैरिज, मतलब मैरिड लोग दोनों रिलीजन में किस तरीके से बिलीव करते हैं, दोनों एक दूसरे में ट्रस्ट है या नहीं, दोनों एक दूसरे पे बिलीव करते हैं या नहीं, ये नाइन्थ हाउस आपको बताएगा। टेंथ हाउस बताएगा एक्शंस इन द मैरिड लाइफ, किस तरीके के आप एक्शंस लेते हैं, ऑस्पिशियस सेरेमनीज करते हैं, इन ऑस्पिशियस सेरेमनीज करते हैं, आपकी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, अपने रिलीजन के हिसाब से काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो टेंथ हाउस पर डिपेंड करेगा। टेंथ हाउस यदि अच्छा है, सभी कुछ अच्छा है, तो आप अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे, और टेंथ हाउस अच्छा नहीं है तो आप अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेंगे। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है लस्ट ऑफ द मैरिड लाइफ। लस्ट का मतलब होता है डिमांड्स ऑफ द स्पाउस। आप कितनी भी डिमांड पूरी करते रहिए, आपके स्पाउस को लग सकता है कि नहीं आप कोई डिमांड पूरी नहीं करते, और आप बिल्कुल भी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं, तभी भी आपका स्पाउस सेटिस्फाइड हो सकता है। वो डिपेंड करेगा 11th हाउस में आपके बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, 11th हाउस की किस तरीके की स्थिति है। यदि बेटर पोजीशन में है तो वो आपका स्पाउस सेटिस्फाइड होगा आपसे, आप जो भी दिला देंगे उसको ज़्यादा लगेगा। मगर वहाँ मेलिफिक्स बैठे हुए हैं, तो आप जो भी दिलाओगे उसे लगेगा कि आप उसकी
विशेष को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मैटरलिस्टिक डिजायर्स को पूरा करने के लिए आप 11th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस बताएगा लॉसेस सफर्ड, सेपरेशन एंड कन्फाइनमेंट। कई बार कन्फाइनमेंट ऐसा हो जाता है कि अभी जैसे कोरोना काल में हुआ था, हस्बैंड यूएस में बैठे हुए हैं, वाइफ इंडिया के अंदर बैठी हुई है, कोई भी ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, तो आपको जबरदस्ती कन्फाइनमेंट हो गया, जबरदस्ती सेपरेशन हो गया, और बाय द वे आप यहाँ इंडिया में आ गए और यूएस नहीं जा सकते, वहां से रिलेटेड आपका कोई जॉब है, तो आपका देखिए लॉस हो गया। तो लॉसेस सफर्ड, सेपरेशन, कन्फाइनमेंट हम एंड सेक्सुअल प्लेजर भी ऑफ मैरिज ऑल्सो हम 12th हाउस से देखेंगे कि आपके अंदर हस्बैंड वाइफ के अंदर कितनी इंटीमेसी है, वो भी 12th हाउस से देखा जाएगा। यदि 12th हाउस अफ्लिक्टेड हो तो सेक्सुअल डिजायर भी पूरी नहीं होंगी। तो हम 12th हाउस देखेंगे, वहां पर मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या एफ्लिक्शन है बैडली, तो आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आएंगी। इस तरीके से हम ऑल 12 हाउसेस से मैरिज से रिलेटेड अफेयर्स को देख सकते हैं। तो जब भी हमें मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी का आंसर देना है, क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर हमारे पास जो मैक्सिमम लोग आते हैं वो मैरिज से रिलेटेड क्वेरीज जरूर लेके आते हैं। मैरिज कब होगी ये क्वेश्चन एक अलग है, मगर मैरिज है, मैरिड लाइफ है, उसके अंदर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन प्रॉब्लमों के लिए हमें D9 चार्ट को अच्छे से देखना आना चाहिए, किस हाउस से हमें क्या देखना आना चाहिए, किसी भी हाउस को हम कैसे देखते हैं, ये एक बेसिक चीज़ है। जब भी आपको किसी भी हाउस को देखना हो तो हमें हमेशा देखना है उसका भाव, भावेश और उसका कारक और उससे इन्फ्लुएंस करने वाले प्लैनेट्स, इन चारों चीज़ों को देखते हैं। तो इमीडिएटली हम सोचें कि हम 1 मिनट के अंदर पूरा चार्ट देख देंगे, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक एक हाउस को हमें एनालाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली, उसको कौन एस्पेक्ट कर रहा है, उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड कहाँ पर चला गया, उसका कारक कहाँ पर है। अब ये सभी चीज़ों के बेस पे हम ओवरऑल रिजल्ट डिसाइड करेंगे। यदि आपको मैरिड लाइफ में सुख देखना है तो आप D9 चार्ट का 4th हाउस देखिए। अब 4th हाउस देखने से क्या मतलब है कि 4th हाउस की पोजीशन देखिए कि उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, उसको कौन देख रहा है, उसके आसपास कौन है, उसका लॉर्ड कहाँ पे चला गया, उसका सिग्निफिकेटर कहाँ पे चला गया। कम से कम हमें 5 चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना है, और ये सारी चीज़ें फेवरेबल है। 2 या 2 से ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ केसेस में वो अच्छा है तो आप कहेंगे कि लाइफ ठीक ठाक जाएगी, सभी कुछ अच्छा है तो हम कहेंगे बहुत अच्छी लाइफ होगी, और सभी कुछ खराब है तो कहेंगे देयर विल बी डिस्प्यूट, और या मैरिड लाइफ चलेगी भी तो उसके अंदर सुख नहीं होगा। आई होप मैं कुछ आपको बताने में कामयाब हुआ हूँगा आज के वीडियो में। यदि आपको मेरी कोशिश कामयाब लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आगे भी आप देखते रहिए इस सीरीज़ को, जिससे कि आप D9 चार्ट के बारे में सारी बातें अच्छे से जान सकें और आपकी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज में कुछ भी बढ़ोतरी हो। धन्यवाद।